हे व्हाट्सअप गाइस, आप देख रहे हो द एंग्री इंडियन शो और आज हम बात करने वाले हैं याकूब लेव 141 पे लेके। और ये वीडियो सबसे स्पेशल होने वाली है, लेकिन उससे पहले ये वाला काम जरूर कर देना, बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। तो बात कर लेते हैं याकूब लेव याक 141। ये जो एयरक्राफ्ट था, मैं इसे कह सकता हूँ ये आज के समय का जो F-35 है उसका भी बाप था। ये बेसिकली बाप कहने से मेरा मतलब ये है कि एक पहला एयरक्राफ्ट था जो कि वर्टिकल लैंड एंड टेक ऑफ कर सकता था। तो इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे आज, और जानेंगे कि इसे क्यों बंद कर दिया गया इस प्रोजेक्ट को, और ये कितना केपेबल प्रोजेक्ट था उस वक्त। तो सबसे पहले चलते हैं टाइम में थोड़ा पीछे। समय था 1947, सोवियत यूनियन, आज का समय का रशिया। तो उस वक्त ये एयरक्राफ्ट बनाना स्टार्ट किया गया था, मतलब ऐसी प्लान किया गया था सोवियत नेवी की तरफ से कि उन्हें एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो कि वर्टिकल लैंड एंड टेक ऑफ कर सके। तो उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया, तो उन्हें पता चला कि ऐसे एयरक्राफ्ट बनाने की ज़रूरत है जो कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर पे बहुत ही कम एरिया में लैंड कर सकें, और इवन हमारे हेलीकॉप्टर कैरियर्स पे भी लैंड कर सकें। तो उन्होंने कुछ एयरक्राफ्ट्स को मॉडिफाई किया पहले, लेकिन वो एयरक्राफ्ट उस हिसाब से काम नहीं कर पाए, मतलब जिस हिसाब से उन्हें काम करना चाहिए था। तो उन्होंने स्क्रैच से एक प्रोडक्ट डिज़ाइन करना स्टार्ट किया, और इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कर रहे थे अलेक्जेंडर सर्जेविक यालोखेव। इसीलिए इस प्रोजेक्ट का जो नाम है, मतलब इस जेट का जो नाम है, वो याक 141 रखा गया था। अब हम बात कर लेते हैं इस एयरक्राफ्ट के कुछ स्पेसिफिकेशंस और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ये जो एयरक्राफ्ट था ये एक क्रू वाला था, मतलब इसको एक ही पायलट उड़ाता था। इसकी जो लेंथ थी 18.36 मीटर के आसपास बताई जाती थी। विंग स्पैन 10.105 मीटर, हाइट 5 मीटर की हाइट थी इसकी। विंग एरिया 31.7 मीटर स्क्वायर। इसका खाली वेट था करीबन 11,650 किलो। ये कितना वेट के साथ उड़ सकता था? 19,500 किलोग्राम के वेट के साथ उड़ सकता था। अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। तो इसमें एक सूर्योज R79-300 आफ्टर बर्निंग वर्टिकल नोजल टर्बोफैन इंजन लगाया गया था, जो कि उस वक्त का सबसे एडवांस इंजन था। और दो और इंजन लगाए गए थे इसके फ्यूसलाज के पास में ही, जिसको कहा जाता था RKBM RD41 टर्बोजेट्स इंजन्स, जो कि थ्रस्ट लगे रहते थे वर्टिकल लैंड को, मतलब जेट को हवा में उठाने के लिए। अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस के बारे में। जब ये एयरक्राफ्ट बन रहा था तो इसकी परफॉर्मेंस को अगर आप देखोगे तो 18,000 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड बताई जाती थी। रेंज जो थी वो 2100 किलोमीटर थी। फेरी रेंज जो थी वो 3000 किलोमीटर के आसपास बताई जाती थी। सर्विस सीलिंग अगर बात करें तो 50,900 फीट, मतलब आप समझ सकते हो आज के जितने एयरक्राफ्ट थे उन एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में ये आ सकता था ईजिली। रेट ऑफ क्लाइंब करें तो 250 मीटर पर सेकेंड, ये काफ़ी अच्छा नंबर है। अब बात करते हैं आर्मामेंट के बारे में। तो इसमें एक गन लगी हुई थी 30 mm की GSS-31 कैनन, जो कि 120 राउंड पर मिनट फायर कर सकती थी। इसमें 4 हार्ड पॉइंट्स थे जो कि विंग्स पे थे, मतलब दो ईच साइड, और एक फ्यूसलाज के नीचे लगे रहते थे। लेकिन ये जो पूरा वेट जो कैपेसिटी कैरी कर सकता था बॉम्ब्स का, वो 2600 किलोग्राम का एक्सटर्नल स्टोरेज में कैरी कर सकता था। मिसाइल जो इसमें लगता था R-73 आर्चर, R-77 एडर और R-27 एल्मियो एयर टू एयर मिसाइल्स कैरी कर सकता था। अगर हम इसकी बात करें कि किस हिसाब से बनाने की इसकी बात की जा रही थी, बेसिकली अगर आप इसको देखोगे तो उस वक्त सोवियत नेवी में काफ़ी एयरक्राफ्ट्स नहीं थे, मतलब ऐसे एयरक्राफ्ट्स नहीं थे जो यूएस की नेवी को टक्कर दे सके। तो हमेशा से ही अगर आप सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स को कंपेयर करोगे तो सोवियत यूनियन बहुत ही अच्छा केपेबल प्लेटफॉर्म बना सकता था। उस वक्त का सोवियत यूनियन, मैं रशिया की बात नहीं कर रहा, मैं सोवियत यूनियन की बात कर रहा हूँ। तो सोवियत यूनियन बहुत ही केपेबल प्लेटफॉर्म बना सकता है। अगर वो आज के समय में प्रेजेंट रहता तो आज के समय में आप जो यूनाइटेड स्टेट्स देख पा रहे हो वो उस हिसाब से यूनाइटेड स्टेट्स नहीं होता, और वर्ल्ड की कंडीशन कुछ और ही होती। एनीवेज, बैक टू द टॉपिक आते हैं और जानते हैं इसके डेवलपमेंट की कुछ और बातें। इसके जो तीनों इंजन थे वो एक दूसरे से लिंक्ड थे, मतलब तीनों इंजन एक साथ लिंक्ड थे, जो कि डिजिटल सिस्टम से कंट्रोल किए जा सकते थे। और इसके जो आगे के दो इंजन थे वो एक साथ ही काम करते थे, वो अलग अलग काम नहीं करते थे, एक साथ वो काम करते थे। पर पीछे का जो इंजन था वो आप अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते थे। अब हम बात करेंगे इस एयरक्राफ्ट को, जो इसकी बॉडी है वो किस तरीके से बनाई गई थी। इस एयरक्राफ्ट को अगर देखोगे तो ग्रेफाइट और
कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया था, मतलब ये काफ़ी हल्का एयरक्राफ्ट था और इसमें जो हीट थी वो काफ़ी बिल्डअप हो जाती थी। बेसिकली अगर आप 3 इंजन लगा रहे हो किसी एयरक्राफ्ट में तो ये लाजमी है कि हीट तो बढ़नी ही बढ़नी है। अब बात करें तो इसमें 2.5 मिनट से ज़्यादा आप रोवर नहीं कर सकते थे, मतलब जब आप एयरक्राफ्ट को लैंड करा रहे हो वर्टिकली तो इसमें आप 2.5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, क्योंकि एयरक्राफ्ट के जो जितने भी मटेरियल्स होते हैं जिस एलॉय से ये बना हुआ है उस पर काफ़ी इफेक्ट आने लगता था और वो मेल्ट होना स्टार्ट कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ एवियोनिक्स और सेंसर्स के बारे में। तो बात करें सबसे पहले इसके कॉकपिट के बारे में, तो इसका जो कॉकपिट था वो प्रेशराइज था एयर कंट्रोल से। अगर हम बात करें प्रेशराइज एयर कंट्रोल मतलब अंदर का जो टेम्परेचर है वो काफ़ी अच्छा होता था। पायलट को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी ब्रीदिंग को लेके, या फिर कोई भी हेडेक नहीं होता था। अंदर एक ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिया गया था। अब हम बात करें इसका जो हिंज था जिससे पायलट कंट्रोल करता था जेट को, वो राइट हैंड साइड में दिया गया था, जो कि अभी आप F-35 और F-22 रैप्टर के जेट्स में भी देख पाते होंगे। बस इसमें एक प्रॉब्लम थी कि रियर विजन को नहीं देख पाता था, उसके लिए कोई भी सेंसर्स ऐड नहीं किए गए थे। अब बात करें इसके इजेक्शन सीट के बारे में, तो इसका इजेक्शन सीट काफ़ी अच्छा था, जो कि 30 डिग्री पे आराम, मतलब 30 डिग्री पे 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक में आराम से इजेक्ट करने में सक्षम था। और काफ़ी हद तक तो ऐसा था कि अगर ये एयरक्राफ्ट क्रैश लैंडिंग करने वाला है तो पायलट को ये पहले ही इजेक्ट कर देता था, मतलब ऑटोमेटिक इजेक्शन की भी सुविधा इसमें दी गई थी। अब बात करते हैं इसके कुछ सेंसर्स के बारे में। तो बेसिकली इसमें एवियोनिक्स अच्छे दिए गए थे, वेपन सूट दिया गया था, इसमें डॉपलर रडार दिया गया था, लेज़र टीवी रैंगिंग एंड एमिंग सिस्टम दिया गया था, मतलब जो सामने से अगर कोई भी एनिमी एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हो, लेज़र से उस पर पहले एम कर सकते हो, फिर अटैक कर सकते हो उस पर। उसके बाद हेड्सअप मल्टीफंक्शनल डिस्प्ले भी दिया गया था। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि 1970s के दौरान हेड्सअप डिस्प्ले इस एयरक्राफ्ट में था। ये उस वक्त का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आप कह सकते हो कि सोवियत यूनियन ने उस वक्त ही 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना के तैयार कर लिया था। ये जो सिस्टम था, मतलब ये सारे सिस्टम जो था हेलमेट माउंटेड, ये पायलट को हेल्प करते थे कि एनिमी एयरक्राफ्ट को लॉक करने के लिए 80 डिग्री तक, मतलब जो फ्रंट का साइड है फ्रंट से 80 डिग्री तक पूरी तरीके से ये कवरेज देता था। अब हम बात कर लेते हैं इसके जितने प्रोटोटाइप्स बनाए गए थे और इसके ऑपरेशनल हिस्ट्री के बारे में। तो जो पहला प्रोटोटाइप था इसका 48-0, और उसके बाद इसका जो प्रोटोटाइप आया 48-1, फिर उसके बाद 48-2 जो कि नॉन फ्लाइंग प्रोटोटाइप है, जो सिर्फ फ्लाइंग जो पावर प्लांट टेस्ट बेड के लिए बनाया गया था। जो थर्ड और फोर्थ था 48-2, 48-3, और उसी के बाद 75 और 77 और 78 आया। फिर उसके बाद 48-1 जो कि पेंट जिसे नहीं किया गया, जो सिर्फ इसी तरीके से रखा गया था, इसे यूज़ किया जा रहा था। 48-2, 48-3 जिसे पूरी तरीके से पेंट किया गया था ग्रे कलर में, और उसके बाद एक और आया था जिसको ब्लैक रेडोम, जो कि फिन कैप एंटीनास के साथ आता था। अब हम बात कर लेते हैं इसका ऑपरेशनल हिस्ट्री के बारे में। तो 48-2 जो कि ज़ुक्रोस्की में 9 मार्च 1987 में चीफ टेस्ट पायलट सिनिस्थियन के साथ साथ, मतलब उन्होंने उसकी उड़ान भरी। उसके बाद इसको होवरिंग जब इसकी टेस्ट की गई थी 19 दिसंबर 1989 में टेस्ट किया गया था, जो कि 48-3 था। और इसी के बाद सेम एयरक्राफ्ट ने काफ़ी सारे वर्टिकल हाई स्पीड टेस्ट किए, लो स्पीड टेस्ट किए। फिर 13 जून 1990 से लेकर अप्रैल 1991 तक इसके काफ़ी टेस्ट किए गए, जैसे कि रोलिंग, टेक ऑफ, रन ऑन लैंडिंग्स, और उसके बाद टच वेज, और इसी तरीके से इसकी जंप से भी इसको टेस्ट कराया गया था। इन सभी टेस्ट करने के बाद ये एयरक्राफ्ट काफ़ी सक्सेसफुल माना जा रहा था। लेकिन एक प्रॉब्लम तब हुई कि उस वक्त के जो व्लादिमीर ए विकोलोव जो लैंड करा रहे थे 48-3 को, उसमें थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था। बेसिकली वो एक्सीडेंट इस टाइप का था कि जब वो कैरियर पे लैंड कर रहा था तो इसके टायर में एक छोटा सा स्पार्क आ गया था। बेसिकली उस पर आग भी नहीं लगी थी, सिर्फ एक स्पार्क आया था। तो उस वजह से अगर आप कह सकते हो कि इसे उस वजह से बंद करने की बात की जाने लगी, और तब तक सोवियत यूनियन का भी ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन याक 41 और याक 141 जो कि इनिशियली डिज़ाइन किया गया था सोवियत मिलिट्री के लिए, मतलब सोवियत फोर्सेस के लिए, इसके 2 प्रोटोटाइप्स ऑलरेडी तैयार थे, सभी चीज़ें तैयार थी, लेकिन एट द एंड ये बन नहीं पाया। और इसने एग्रीमेंट किया लॉकहीड मार्टिन से। जब लॉकहीड मार्टिन से इसने एग्रीमेंट किया तो लॉकहीड मार्टिन ने इनके साथ इन्वेस्टमेंट की बात की, और जो इन्वेस्टमेंट था इसमें वो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट था, मतलब 385 to 400 मिलियन डॉलर, और 3 नए प्रोटोटाइप बनाने थे जो कि
इसमें टेस्ट जो इनके टेस्ट इंप्रूवमेंट थे वो करने थे, डिज़ाइंस और एवियोनिक्स में इंप्रूवमेंट करने थे, जो कि याक 41M जो भी इन्हें लॉकहीड मार्टिन को ही देना था। उसके बाद इसका जो वेट है वो अराउंड 21,500 किलोग्राम का हो गया और कई सारे प्रोटोटाइप बनाए गए, डुअल कंट्रोल ट्रेनर बनाया गया और इसके लॉन्गर फ्लाइबल एयरक्राफ्ट भी बनाए गए। 1993 में इसको मॉस्को एयर शो में दिखाया गया था, पर ये जो पार्टनरशिप है ये लेट 1991 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन ये पब्लिकली उस वक्त रिवील नहीं किया गया था और इसको पब्लिकली रिवील किया गया था 6 सितंबर 1992 में और लॉकहीड मार्टिन से तब तक भी इसे रिवील नहीं किया था। लॉकहीड मार्टिन ने इसे रिवील किया 1994 में। और आज के समय में आप जो एयरक्राफ्ट देख पाते होंगे, मैकडॉनल्ड डॉगेस AV-8B हैरियर 2 और ब्रिटिश एयरस्पेस का सी हैरियर, इवन F-35B जो कि वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग कर सकता है। और अगर आप F-22 रैप्टर के इंजन्स को देखोगे और इसके सामने वाले 2 थ्रस्ट इंजन्स को देखोगे तो आप पहचान सकते हो कि काफ़ी सिमिलर डिज़ाइन है। तो F-22 का जो इंजन डिज़ाइन है और F-35 का जो इंजन डिज़ाइन है वो इसी इंजन से आया है। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि वो दोनों एयरक्राफ्ट इस एयरक्राफ्ट के कॉपीड है। मैं ये ऐसा नहीं कह रहा कि ये सबसे बेस्ट है या फिर वो सबसे बेस्ट है, मैं बेसिकली ये कह रहा हूँ कि इसके डिज़ाइन से वो काफ़ी इंस्पायर्ड हैं। और आज भी इसके 2 एयरक्राफ्ट्स म्यूज़ियम में रखे गए हैं, एक मोनिनो में और एक OKB म्यूज़ियम में। इसके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो याक 41M और याक 41M48-3, ये 2 एयरक्राफ्ट इसके अभी तक पूरी तरीके से रखे गए हैं, मतलब संभाल कर। और ये काफ़ी अच्छी बात है भी इस चीज़ को लेके कि ऐसे टेक्नोलॉजी को संभाल के रखना भी चाहिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने MiG-29 के सुखोई 30 MKI Su-35 पे भी वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। अंत तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। जय हिंद।